क्या हाल चाल है? बढ़िया है। पढ़ लिख रहे हैं ना? पढ़िए लिखिए मन से, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत को हम लोग पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है 5 राजवंश ने शासन किया है, और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो 5 राजवंश शासन किया है उसमें पहला राजवंश गुलाम वंश, दास वंश, इलबरी तुर्क वंश या ममलूक वंश उसको हम लोग जान रहे थे। तो उसी कड़ी में जहां तक हम लोग गुलाम वंश को जान चुके हैं, वहां से आगे जानते हैं। गुलाम वंश (1206 से 1290) कहने के लिए तो गुलाम वंश में 2.5 अंक में शासक हुए, लेकिन जो महत्व है वो 3 शासकों का महत्व है। जिस 3 शासक का महत्व है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, यही 3 शासकों का विशेष महत्व है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के शासन की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की 1206 में। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरकर घायल हो गए और फिर उनका निधन हो गया। तत्पश्चात आराम शाह शासक बने, और आराम शाह के बाद दिल्ली सल्तनत के जो अगले सुल्तान है वह आपको इल्तुतमिश बने। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऐबक को देख लिया है। अब आज के सेशन में हम लोग इल्तुतमिश से देखेंगे ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश से आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो गुलाम वंश के अंतर्गत एक महान शासक आपको इल्तुतमिश हुआ। इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश है, इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236, 1211 से लेकर 1236। तो इल्तुतमिश के विषय में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जो इल्तुतमिश था, जब ये सुल्तान बने तो इनके सामने कई सारी बाधाएं थी, इनके सामने कई सारी चुनौतियां थी। उन सभी बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए इल्तुतमिश अपने आप को एक योग्य शासक साबित करने में सफल रहे। सबसे पहले तो मुसलमानों का एक उच्च वर्ग होता है अमीर और उलेमा। अमीर और उलेमा, मुसलमानों के उच्च वर्ग में शामिल अमीरों ने, दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया। इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से ही इनकार कर दिया।
और दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया और दिल्ली के अमीरों ने ही इसे गुलामों का गुलाम कहा, गुलामों का गुलाम कहा, क्योंकि ये ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अर्थात इल्तुतमिश को ही इतिहास में गुलामों का गुलाम कहा जाता है और गुलामों का गुलाम कहते हुए दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और इनके खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया और इनके खिलाफ षड्यंत्र शुरू कर दिया। दिल्ली के अमीरों के विद्रोह को दबाने के लिए ही इल्तुतमिश ने अपने 40 विश्वसनीय गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसे चालीसा दल कहा गया, जिसे चालीसा दल कहा गया। और यह जो चालीसा दल है, चालीसा दल को ही इतिहास में तुर्कान चिहलगानी भी कहा जाता है, तुर्कान चिहलगानी भी कहा जाता है। और इस चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी के माध्यम से ही इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, दिल्ली के अमीरों का दमन किया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों के दमन का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों के दमन का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो अपने खिलाफ उठ रहे विद्रोह को इस प्रकार इल्तुतमिश ने चालीसा दल या तुर्कान चिहलगानी के माध्यम से दबा दिया। तो दिल्ली के अमीरों के विद्रोह से तो इल्तुतमिश निपट गए। इसके बाद अगर आप देखेंगे दिल्ली और बंगाल के बीच एक बड़ा गैप है, एक बड़ा गैप है, मतलब दूरी में बहुत ज्यादा अंतर है, बहुत ज्यादा दूर है दिल्ली से बंगाल। आप याद कीजिए मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने रात को कहां जाते हैं? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, हाँ खड़ा रहिए आराम से। चलिए, है क्या हुआ है? तबीयत खराब है तो क्लास का के लिए आ गए? बैठ जाइए। कौन इसका वकालत किए हैं? पार्टनर है? चलिए ठीक है, सुनिएगा। दिल्ली और बंगाल, दिल्ली और बंगाल दोनों के बीच काफी ज्यादा दूरी है। और आप याद कीजिए कि जो आपको मोहम्मद गौरी था, मोहम्मद गौरी का सेनापति बख्तियार खिलजी था। क्या बख्तियार खिलजी ने बिहार का अभियान किया था? एकदम किया था। और बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मोहम्मद गौरी के समय से ही बिहार तुर्क मुसलमानों के अधीन आ गया था, तुर्क मुसलमानों के अधीन आ गया था। सॉरी, बंगाल, बिहार भी आ गया था, बंगाल भी आ गया था, बंगाल आ गया था। तो जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सुल्तान बना था तो उस समय आपको बंगाल के शासक हुआ करते थे गयासुद्दीन आजम खिलजी, गयासुद्दीन आजम खिलजी।
देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इल्तुतमिश सुल्तान बना था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इल्तुतमिश सुल्तान थे, तो बंगाल का शासक था गयासुद्दीन आजम खिलजी। इन्होंने इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, कहा ना हम इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार नहीं करेंगे। जब इल्तुतमिश को पता चला तो इल्तुतमिश ने बंगाल का अभियान किया, गयासुद्दीन आजम खिलजी को पराजित किया और उनसे अपनी अधीनता को स्वीकार करवाया, उनसे अपनी अधीनता को स्वीकार करवाया। तो दूसरी समस्या बंगाल में हुई थी, जिसे इल्तुतमिश ने अपनी क्षमता के बल पर दबा दिया। इसके बाद तीसरी समस्या इल्तुतमिश के समक्ष याल्दोज और कुवाचा का था, याल्दोज और कुवाचा का था। मोहम्मद गौरी के 3 प्रमुख गुलाम ऐबक, याल्दोज और कुवाचा, जिसमें मोहम्मद गौरी का उत्तराधिकारी ऐबक बना और ऐबक ने अपनी वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज और कुवाचा के विद्रोह को दबा दिया। ऐबक ने अपनी बहन का विवाह कुवाचा से करवाया, याल्दोज की पुत्री के साथ विवाह किया। तो ऐबक तो वैवाहिक नीति के तहत याल्दोज और कुवाचा को अपने में मिला लिया, जिस कारण याल्दोज और कुवाचा का विद्रोह ऐबक के समय नहीं हुआ। लेकिन जब ऐबक के बाद आराम शाह और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बने, तो याल्दोज और कुवाचा ने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। याल्दोज और कुवाचा ने इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में, तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में याल्दोज को तराइन के मैदान में 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने याल्दोज को पराजित किया और इसे बंदी बना लिया, और बंदी बनाने के बाद इसकी हत्या कर दी। इसी युद्ध को इतिहास में तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है, तराइन का तृतीय युद्ध कहा जाता है। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और तराइन का तृतीय युद्ध 1215। तो तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने याल्दोज को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। इसके बाद एक बचा कुवाचा, एक आपको कुवाचा बचा। कुवाचा से भी इल्तुतमिश निपट लिए, उनको भी बंदी बनाकर उनको भी मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार इल्तुतमिश ने याल्दोज और कुवाचा के विद्रोह को भी दबा दिया। इसके बाद इल्तुतमिश के सामने जो अगली चुनौती थी वह आपको मंगोल आक्रमण की चुनौती भी इल्तुतमिश के समक्ष आ खड़ा हुआ था। आपको अगर विश्व मानचित्र पर देखेंगे तो चीन के उत्तरी पश्चिमी भाग में मंगोल नामक एक जनजाति रहती थी, जो काफी खूंखार बर्बर असभ्य जनजाति थी। मंगोलों के प्रमुख नेता चंगेज खां हुआ करता था, और चंगेज खां पूरे मध्य एशिया पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। इसी को लेकर मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां ने मध्य एशिया के अंतर्गत ख्वारिज्म के शासक मंगबर्नी के राज्य पर आक्रमण किया,
जब ख्वारिज्म के शासक मंगबरनी के राज्य पर आक्रमण किया तो मंगबरनी मध्य एशिया से भारत की ओर भागा, और जब मंगबरनी मध्य एशिया से भारत की ओर भागा तो उस मंगबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां भी भारत की ओर पहुंचा, भारत की ओर आया। चंगेज खां जब सिंधु नदी पर पहुंचे तो चंगेज खां ने चंगेज खां ने अपना संदेश इल्तुतमिश के पास भिजवाया और इल्तुतमिश को कहा कि आप मंगबरनी को शरण नहीं दीजिए, अगर आप मंगबरनी को शरण देते हैं तो हम आपके राज पर आक्रमण करेंगे, अगर आप नहीं देते हैं शरण तो हम आपके राज पर आक्रमण नहीं करेंगे। इल्तुतमिश ऐसे तो अपने राज्य के भीतर ही युद्ध में व्यस्त था ही, तो इल्तुतमिश को लगा बलजबरी का युद्ध हमें नहीं चाहिए, जबरदस्ती का युद्ध हमें नहीं चाहिए, फालतू का युद्ध हमें नहीं चाहिए। तो इल्तुतमिश को लगा ना, मंगोल नेता चंगेज खां से लड़ना उचित नहीं है, जिस कारण इल्तुतमिश ने मंगबरनी को अपने यहां शरण देने से मना कर दिया। कहा ना, हम आपको शरण नहीं दे सकते हैं, अगर हम आपको शरण देंगे तो हमारा भी साम्राज्य चला जाएगा, जिस कारण मंगबरनी फिर आगे बढ़ गए। इल्तुतमिश ने मंगबरनी को शरण नहीं दी और इल्तुतमिश ने अपना संदेश चंगेज खां को पहुंचाया और कहा कि हमने मंगबरनी को शरण नहीं दी है। जब चंगेज खां को पता चला कि मंगबरनी को शरण नहीं दिया गया है, तब चंगेज खां सिंधु नदी से ही वापस लौट गए, अर्थात इल्तुतमिश के समक्ष जो एक मंगोल आक्रमण की चुनौती थी, वह चुनौती भी टल गया। यहां पर एक प्रश्न जो कई दफा पूछा गया है वह यह है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था और इल्तुतमिश बिना युद्ध लड़े ही मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। जैसे हर साम्राज्य के पतन का कुछ न कुछ कारण होता है। आपने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के अलग कारण है, वैदिक सभ्यता के पतन के अलग कारण है, मौर्य साम्राज्य के पतन के अलग कारण है, गुप्त साम्राज्य के पतन के अलग कारण है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को जब आप टटोलते हैं तो आपको यह पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण हुनों का आक्रमण है। उसी प्रकार से अगर हम दिल्ली सल्तनत को देखें, दिल्ली सल्तनत जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत को देखें तो दिल्ली सल्तनत के पतन का कई सारा कारण है, लेकिन उन कारणों में एक कारण मंगोल आक्रमण भी है। पूरा दिल्ली सल्तनत मतलब 1206 से 1526, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मंगोल आक्रमण होते रहे। चाहे इल्तुतमिश का काल हो, अलाउद्दीन खिलजी का काल हो, गयासुद्दीन तुगलक का काल हो, मोहम्मद बिन तुगलक का काल हो या फिरोज शाह तुगलक का काल हो, पूरे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत मंगोल आक्रमण होते रहे, जिसमें सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था और अलाउद्दीन खिलजी ने उस मंगोल आक्रमण को विफल किया था। अपने सेनापति जफर खां, अपने सेनापति मलिक काफूर, अपने सेनापति नुसरत खां, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को विफल किया था। तो यहां पर इल्तुतमिश के संदर्भ में हम लोग चीजों को देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय ही हुआ था, लेकिन इल्तुतमिश ने अपनी दूरदर्शिता के प्रयोग से इस मंगोल आक्रमण को विफल कर दिया। जो मंगोल नेता चंगेज खां था वह अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा करता था, ईश्वर का अभिशाप कहा करता था।
और उनका मूल नाम तेमुचीनी था। उनके पिता येसुगाई बहादुर, येसुगाई बहादुर, येसुगाई बहादुर। और मंगोल जो एक असभ्य बर्बर जनजाति था, उस जनजाति में औरत का कोई सम्मान नहीं था। औरत में मां के अलावा, मां का सम्मान किया जाता था, मां के अलावा किसी भी अन्य औरत के किसी भी प्रकार के सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं थी। काफी बर्बरतापूर्ण व्यवहार औरतों के साथ किया जाता था। तो इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण को भी विफल कर दिया। इस प्रकार से अगर आप इल्तुतमिश के पूरे शासनकाल को पढ़ेंगे तो काफी चुनौतियों से भरा हुआ शासनकाल इल्तुतमिश का रहा था। लेकिन अपनी क्षमता और योग्यता के बल पर सभी चुनौतियों का डटकर सामना इल्तुतमिश ने किया। और इल्तुतमिश के द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं। पहला कार्य जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया है वह यह है कि जो कुतुब मीनार है उसके निर्माण कार्य को पूरा इल्तुतमिश ने ही करवाया था। फिर जो दूसरा कार्य है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का, शुद्ध अरबी सिक्का, चांदी का टंका, चांदी के सिक्का को टंका कहा जाता था, और तांबा का जीतल, तांबा के सिक्का को जीतल कहा जाता था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का, चांदी का टंका और तांबा का जीतल इल्तुतमिश ने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। फिर इल्तुतमिश को अगर हम देखें तो उनके दरबार में एक विद्वान रहता था, उनका नाम था मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज। इन्हीं के दरबारी कवि थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और मिनहाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी एक साहित्य है, तबकाते नासिरी एक साहित्य है। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक साहित्य की रचना की। और उस तबकात ए नासिरी नामक साहित्य से हमें इल्तुतमिश के विषय में तथा दिल्ली सल्तनत के आरंभिक वर्षों के शासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। और जो इल्तुतमिश है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इन्होंने ही इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप प्रदान किया, या यूं कहे कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, इल्तुतमिश ने की थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर हम भारत में इक्ता प्रणाली को देखें तो भारत में इक्ता प्रणाली को शुरू करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है, मोहम्मद गौरी को जाता है। और मोहम्मद गौरी ने अपना पहला इक्तेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। लेकिन मोहम्मद गौरी का संबंध दिल्ली सल्तनत से नहीं है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के निधन होने के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई है। और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इक्ता प्रणाली है, जो इक्ता प्रथा है, वह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था, वह इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया गया था। अगर सीधा तौर पर पूछे इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की है तो मोहम्मद गौरी। लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में प्रश्न आता है तब आपको उत्तर मारना है इल्तुत। और कभी कताल ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको जाना होता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चीजों को डील करना होता है। अब कहिएगा इक्ता प्रणाली क्या है? होता यह था कि जो सुल्तान होते थे, सुल्तान
अपने अधीन अधिकारियों को भूमि का एक बड़ा भूभाग दे दिया करता था, भूमि का एक बड़ा भूभाग दे दिया करता था, और उसको कहा जाता था कि आप इस भूमि से कर की वसूली कीजिए, एक सेना रखिए और जरूरत पड़ने पर सेना से हमारी मदद कीजिए। मतलब अगर कोई सुल्तान अपने उच्च स्तरीय अधिकारी को भूमि का एक बड़ा भूभाग देकर उसे सेना रखने के लिए कहता था और जरूरत पड़ने पर उन सैनिकों को सुल्तान की सेवा के लिए भेजा जाता था, उसी को सुल्तान का इक्तेदार कहा गया। इक्तेदार कहा गया, सुल्तान का इक्तेदार। आगे जब हम लोग दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे तो वहां पर भी इक्ता प्रथा की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। साथ ही साथ इल्तुतमिश को अगर देखें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, पूरे इस्लामी सल्तनत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो इल्तुतमिश है, यह प्रथम सुल्तान हुआ जिसे इस्लामी समाज के खलीफा ने सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया, सुल्तान होने का प्रमाण पत्र दिया। और इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर के बजाय दिल्ली को बनाया। इनसे पहले दो शासक आराम शाह और ऐबक थे। आराम शाह और ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था, लेकिन वहीं पर अगर इल्तुतमिश को देखें तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, जिस वजह से इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को लेकर कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि काफी दयावान शासक था, काफी दयावान शासक था। इल्तुतमिश को लेकर ऐसा कुछ विद्वानों का मानना है। शासन प्रशासन करते हुए इल्तुतमिश का निधन 1236 में हो गया, 1236। और इल्तुतमिश अपने निधन से पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने योग्य पुत्री रजिया सुल्तान को घोषित किया, रजिया सुल्तान को घोषित किया। लेकिन इल्तुतमिश के निधन होने के अगले दिन, इल्तुतमिश के निधन होने के अगले दिन उनके अपने विश्वसनीय अमीरों ने, विश्वसनीय अधिकारियों ने इल्तुतमिश की आदेश की अवहेलना किया। और अवहेलना करते हुए इल्तुतमिश के सबसे अयोग्य और बिलासी पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। छोटा सा शासनकाल, कुछ महीनों का शासनकाल रहा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का। और उस छोटे से शासनकाल में रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान छाई रही। मतलब सारा निर्णय शाह तुर्कान ही लेती थी। और शाह तुर्कान के साथ रजिया सुल्तान का बेहतर संबंध नहीं था। एक रजिया सुल्तान मूवी है, आप देखिएगा, उसमें यह सब बात थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट होगा। देखने में मूवी उतना मजा नहीं आएगा, लेकिन ऐतिहासिक मूवी है, देखना चाहिए, इतिहास को समझने में मदद मिलेगा आपको। रजिया सुल्तान और शाह तुर्कान के बीच 36 का आंकड़ा था, दोनों में नहीं बनता था। रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहनकर रजिया सुल्तान जनता के समक्ष आई और जनता के समक्ष न्याय की मांग की। रजिया सुल्तान ने जनता को इस बात से अवगत करवाई कि हमारे पिताजी ने हमें अपना शासक बनाया, लेकिन
जो हमारे अमीर लोग हैं, दरबारी लोग हैं, वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना बैठे हैं। और वो तो भर दिन हरम में रहता है, शराब पीता है, अय्यासी करता है। तो दिल्ली की जनता के लिए वो योग्य नहीं है। रजिया सुल्तान इस बात को बताई। जब दिल्ली की आम जनता को यह मालूम हुआ तो दिल्ली के आम जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया और दिल्ली की आम जनता ने घोषणा कर दी कि हमारी शासिका रजिया सुल्तान है। जिस कारण दिल्ली के अमीरों को झुकना पड़ा। जनता के सामने हर कोई झुकता है, चाहे मोदी हो, नीतीश हो, कोई भी हो। जनता के सामने हर कोई झुकता है। देखने ना, चुनाव आता है तो कैसे बरसाती मेढक के जैसा जो है नेता सब टरटराने लगता है, समझ गए? ऐसे नजर नहीं आएगा 5 साल तक, कहीं नहीं। जैसे इलेक्शन घोषणा हुआ, इलेक्शन होना है, 2022 चल रहा है, 2022 में गुजरात के लास्ट में गुजरात में चुनाव होना है। देखिए मोदी जी को अभी गुजराते में रहते हैं, अधिकतर समय गुजरात में गुजारते हैं। और उससे पहले गुजरात जाते थे, नहीं जाते थे, समझ गए? और ध्यान दीजिएगा, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। जैसे एक बड़ी चर्चित मामला है बिल्किस बानो केस। बिल्किस बानो केस के अंतर्गत जो है, बिल्किस बानो नामक महिला के साथ जो रेप किया था उनको छोड़ दिया गया। 15 अगस्त जैसे ऐतिहासिक अवसर पर छोड़ दिया गया उसको। और उसको छोड़ने की अनुमति कोर्ट ने नहीं दिया था। मोदी सरकार का मंत्री है प्रहलाद जोशी, वो कह रहा, वो स्टेटमेंट दे रहा, कोर्ट दिया है। 4 झापड़ जाके उसको मारा जाए प्रहलाद जोशी को, गलत बयानबाजी करता है, कैबिनेट मंत्री है, बताइए, इतना बड़ा ओहदा पर है और गलत बयानबाजी करता है, समझिए, उस मंत्री बनने के लायक है। तो अमित शाह का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सीबीआई कोर्ट कहा एकदम नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सीबीआई कोर्ट कहा है नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और कोर्ट नहीं कहा है छोड़ा जाना चाहिए, कोर्ट यह कहा है कि कानून के अनुरूप गुजरात की सरकार चीजों को आगे बढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट यह कहा है, सुप्रीम कोर्ट यह नहीं कहा है कि आप उसको छोड़ दीजिए। और हाल फिलहाल में एक सूचना निकल करके सामने आया है, बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ने का आदेश अमित शाह का मंत्रालय, गृह मंत्रालय दिया था, गृह मंत्रालय, समझ गए? तो ये सही में तारी पार है, समझ गए? जैसा जो क्रिकेट कभी आज तक जीवन में खेला नहीं है, बीसीसीआई का सचिव, और सौरभ गांगुली जो जीवन भर क्रिकेटे को समर्पित कर दिया, उसको हटा दिया, समझिए? खैर उसको हटा दिया, एक टर्म होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष का एक टर्म होता है, टर्म पूरा हुआ तो हटा, स्वाभाविक सी बात है, समझिएगा? दूसरा कोई बनेगा, तीसरा कोई बनेगा, ये हटना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये हटा, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जय शाह को कौन अधिकार से बनेले है पता नहीं, समझिए? चलिए अब आगे आइएगा, है आगे आइए। देखिए, तो कुल मिलाकर के हम आपको यह कहना चाह रहे थे कि जनता के समक्ष जब रजिया सुल्तान मदद मांगने को गई तो दिल्ली की आम जनता ने रजिया सुल्तान को मदद की। और रजिया सुल्तान आम जनता के हस्तक्षेप से शासक बनी। रजिया सुल्तान आम जनता के हस्तक्षेप से शासक बनी। और जब वो शासिका बनी तो जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का
शासन काल है 1236 से 1240, 1236 से 1240। जब ये सुल्तान बनी तो इन्होंने अपनी कमजोरी को सिर्फ अपने तक छुपा कर रखने का काम की। मतलब वो ये नहीं दिखाई कि हम महिला हैं, एकदम नहीं, बल्कि उन्होंने इस्लामी संस्कृति में प्रचलित पर्दा प्रथा का त्याग की और खुले मुंह से कोट और टोपी पहनकर खुले मुंह से राज दरबार में आया करती थी। रजिया सुल्तान ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन करते हुए विभाग में बहुत बड़ा बदलाव की। अपने मन मुताबिक अलग अलग विभाग अलग अलग अधिकारियों को देने का काम की। और स्वाभाविक सी बात है, जिसकी सत्ता वो अपने तरीका से काम करता है। तो जब सत्ता रजिया सुल्तान के हाथ था तो रजिया सुल्तान प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत बड़ा फेरबदल की। रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान, और उस समय जो अश्वशाला विभाग था, अमीर आखुर विभाग था, मलाईदार विभाग मतलब उसमें पैसा बहुत था। अब कहिएगा पैसा कैसे बहुत था? तो सैनिकों को जो वेतन दिया जाता था या जो भूमि दिया जाता था, वह उसके पास घोड़ों की संख्या के आधार पर दिया जाता था। किस सैनिक के पास कितना घोड़ा है, कितने स्वस्थ घोड़ा है, युद्ध में काम लायक घोड़ा है। और उस विभाग में बहुत भ्रष्टाचार होता था। तो जो मलाईदार विभाग होता है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री वो विभाग अपने सबसे विश्वसनीय लोग को देता है कि ताकि वहां से, समझ ही गए होंगे। तो रजिया सुल्तान अपना अमीर आखुर अपने सबसे विश्वसनीय जलालुद्दीन याकूत को बनाया। जब जलालुद्दीन याकूत तुर्की नहीं था, तुर्की मुसलमान नहीं था, बल्कि वो अबिसीनिया का रहने वाला था, जिसका विरोध तुर्की मुस्लिम सरदारों ने क्या कहा ना, ये तुर्की मुस्लिम सरदार न है, इसको आप काहे बनाए, ये तो अबिसीनिया का रहने वाला है। तो इसका विरोध हुआ। इसका सबसे ज्यादा विरोध पंजाब के तबरहिंद, भटिंडा में पड़ता है, पंजाब के तबरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने किया। अल्तुनिया ने इस बात का विरोध किया कि रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखुर जलालुद्दीन याकूत को बनाया, बल्कि अल्तुनिया यह चाहता था कि रजिया सुल्तान के शासन में अमीर आखुर वो स्वयं बने, अल्तुनिया बने। अल्तुनिया ने विद्रोह किया रजिया सुल्तान के खिलाफ, और अल्तुनिया के विद्रोह को दिल्ली के अमीरों ने साथ दिया। अल्तुनिया जो विद्रोह किया उसमें दिल्ली के अमीरों ने साथ दिया। रजिया सुल्तान अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग करते हुए अल्तुनिया से विवाह कर ली और कही कि अब तो पूरा साम्राज्य आपका है। अमीर आखुर क्या है, वो तो एक विभाग है, लीजिए पूरा साम्राज्य। समझ गए? तो अल्तुनिया के विद्रोह को इस प्रकार दबा दी। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ अल्तुनिया ने विद्रोह नहीं किया, बल्कि रजिया सुल्तान ने जो हर वर्ग के मुसलमानों को
जगह अपने शासनकाल में दी, इससे तुर्क मुसलमान रजिया सुल्तान से बड़ी नाराज रहा करता था। दिल्ली के अमीर बहुत नाराज रहा करता था। रजिया सुल्तान के खिलाफ एक से बढ़कर एक षड्यंत्र रचे गए, लेकिन इसके बावजूद रजिया सुल्तान अपने छोटे से शासनकाल के दौरान जबरदस्त ढंग से शासन प्रशासन चलाने में सफल रही और अंततः रजिया सुल्तान षड्यंत्र का ही शिकार हुई। जब रजिया सुल्तान के साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हो रहे थे, तो रजिया सुल्तान अपने पति अल्तुनिया के साथ उस विद्रोह को दबाने के लिए अपनी राजधानी से जब बाहर निकली और फिर विद्रोह को दबाते हुए जब थक जाती थी, जहां भी रहती थी वहां पर आराम करने लगती थी, तो उसी दौरान पंजाब के कैथल नामक स्थान पर 1240 ईस्वी में आराम कर रही थी और डाकुओं ने षड्यंत्र के तहत रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में कर दी। 1240 में हत्या कर दी, 1240 में हत्या कर दी। इस प्रकार रजिया सुल्तान मारी गई। भारतीय इतिहास में शासिका बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के अलावा मध्यकालीन भारतीय इतिहास में कई सारी मुस्लिम महिलाओं ने शासिका के तौर पर अपने आप को साबित की है। उसमें रानी दुर्गावती, रानी रुद्रम्मा, ये सभी है, उसको आप देख लीजिएगा। और हर महिला का संबंध अलग अलग राजवंश से है, हर महिला का संबंध अलग अलग राजवंश से है। जैसे रजिया सुल्तान को देखे तो जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान का संबंध गुलाम वंश से है। वैसे ही रानी दुर्गावती का संबंध गोंड वंश से, गढ़कटंगा। फिर अलग अलग रानी का संबंध अलग अलग राजवंश से है, उसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अगले सुल्तान है, रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अगले सुल्तान है वह बहराम शाह को बनाया गया। बहराम शाह छोटा सा शासनकाल है, 1240 से 1242। अब देखिएगा यहां पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर चीजों को सुनिएगा, समझिएगा। जब तक रजिया सुल्तान के पद पर थी, सुल्तान का काफी ज्यादा महत्व रहा, लेकिन आपको 1240 से लेकर 1266 तक, 1240 से लेकर 1266 तक, इस अवधि के दौरान सुल्तान का महत्व लगभग छीन हो गया था, सुल्तान का महत्व लगभग समाप्त हो गया था। क्योंकि इस अवधि के दौरान नालायक, निकम्मा, बेहया किस्म का सुल्तान बना था। बहराम शाह एक नंबर का निकम्मा, 1240 से 1242। बहराम शाह ने अपने छोटे से शासनकाल के दौरान एक नया पद लाया था जिसे नायब का पद कहा गया, या नायब मुमलिकात का पद कहा गया, नायब का पद कहा गया। और सुल्तान के बाद जो दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था वह नायब का पद था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद था वह आपको नायब का पद था, नायब का पद था। इसे उप सुल्तान भी कहा जाता था। इनकी हत्या कर दी गई 1242 में। 1242 में बहराम शाह की हत्या के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बने। अलाउद्दीन मसूद शाह
अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल है 1242 से 1246। ई तो एकदम गया गुजरा शासक था, समझ गया। इसको तुर्कान चिहलगानी या चालीसा दल के एक सदस्य थे बलबन, चालीसा दल के एक सदस्य बलबन ने इसको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद इसको मौत के घाट उतार दिया और इसके स्थान पर इल्तुतमिश के पौत्र, इल्तुतमिश के पोता नासरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बनाया। अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने बंदी बनाकर 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या कर दी और अलाउद्दीन मसूद शाह की हत्या के बाद बलबन ने अगला सुल्तान दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नासरुद्दीन महमूद को बनाया। बलबन का प्रपोत्र था, बलबन का पोता था, नासरुद्दीन महमूद को बनाया। नासरुद्दीन महमूद का शासनकाल 1246 से 1265, 1246 से 1265 यह शासनकाल है नासरुद्दीन महमूद का। काफी ईमानदार व्यक्ति था और यह बलबन के कारण शासक बना था, बलबन के कारण शासक बना था, इस बात का एहसास इसको भी था। तो नासरुद्दीन महमूद बलबन की सहायता से शासक बना था, जिस वजह से नासरुद्दीन महमूद ने अपना नायब बलबन को बनाया। तो नासरुद्दीन महमूद के समय नायब के पद पर बलबन था, नायब के पद पर बलबन था। और नासरुद्दीन महमूद नाम मात्र का सुल्तान था। नासरुद्दीन महमूद अगर कोई काम करता था, तुर्क अमीरों की बैठक बुलाता था, पूछता था कि करे कि नहीं करे। अगर तुर्क अमीर कहा कर दीजिए तो कर देता था, और तुर्क अमीर कहता था नहीं कीजिए तो नहीं करता था। मतलब तुर्क अमीरों के इशारे पर चलते थे नासरुद्दीन महमूद। और तुर्क अमीरों में बलबन सबसे ज्यादा शक्तिशाली इनके शासनकाल में हुए। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासरुद्दीन महमूद के साथ किया और बलबन ने अपना दामाद नासरुद्दीन महमूद को बना लिया। नासरुद्दीन महमूद के विषय में यहां तक कहा जाता है कि जो इनके राजकोष में राजस्व जमा होता था, उससे यह अपना जीवन यापन नहीं करता था, बल्कि राजकोष में जो राजस्व जमा होता था उससे जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। यह नहीं कि 10 लाख का कोट पहनता था, नहीं, समझिए, जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। और अपना जीवन यापन करने हेतु नासरुद्दीन महमूद टोपी सीता था, टोपी, समझिए, टोपी सीता था और उस टोपी को बाजार में बेचा जाता था और उससे जो मुनाफा प्राप्त होता था उससे अपना जीवन यापन करता था। तो एक ऐसे भी सुल्तान हुए हैं और ऐसे भी सुल्तान है जो है सो है, जो है सब बढ़िया है, अधिकार है, पावर है, पैसा है, काहे नहीं करेगा। 900 करोड़ की 9000 करोड़, हाँ तो करेगा, क्या दिक्कत है। ऐसा थोड़े है कि आपके हाथ में जाएगा तो आप नहीं कीजिएगा, आप भी कीजिएगा। वही कर रहे हैं तो कौन गलत करे, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। नासरुद्दीन महमूद कुल मिलाकर के देखे तो नाम मात्र का सुल्तान था। कहा जाता है, कुछ इतिहासकार तो यहां तक लिखते हैं कि बलबन की महत्वाकांक्षाएं एक समय काफी बढ़ गई और बलबन अपनी महत्वाकांक्षा के कारण नासरुद्दीन महमूद को जहर दे दिया।
जहर देकर नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। यानी बलबन की महत्वाकांक्षाएं उबाल मारने लगी थी। मतलब वो अब सुल्तान बनना चाहता था, नायब के पद से जो है खुश नहीं था वो। जैसे अमित शाह की महत्वाकांक्षाएं उफान मार रही है कि अब हम प्रधानमंत्री बने। अरे सही बता रहे हैं, अमित शाह और योगी के बीच बनता नहीं है। अमित शाह कहता हाँ मैं मोदी का उत्तराधिकारी, योगी कहता हम है। समझ गए, दोनों में बनता नहीं है। योगी आदित्यनाथ के सामने अमित शाह बच्चा है, आप भ्रम में मत रहिए। मोदी का उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ है, अमित शाह न है, और हम चाहते भी यही हैं। देखिए, अरे अपना पड़ोसी है, उत्तर प्रदेश का है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो गुजराती हो जाएगा सपोर्ट, समझे। चलिए, अमित शाह से तो बेटर है योगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अमित शाह बहुत कूटनीतिज्ञ है, बहुत जालसाज है, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है। योगी जी एकदम क्लीन एंड क्लियर, मारना है, काटना है, समझिएगा, कूटनीति कुछ नहीं। चलिए आगे आइएगा। तो कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि बलबन ने जहर देकर नासरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी, और कुछ इतिहासकार इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। कुल मिलाकर के इसको लेकर मतभेद है। लेकिन 1265 में स्वर्ग सिधार गए। तत्पश्चात इनका उत्तराधिकारी बलबन ने स्वयं अपने आप को घोषित किया। उसका उत्तराधिकारी बलबन ने स्वयं अपने आप को घोषित किया, और बलबन 1266 से लेकर 1286। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बलबन जब सुल्तान बना तो सबसे पहले इन्होंने सुल्तान होने के महत्व को जनता को समझाने के लिए आम जनता से मिलना जुलना बंद कर दिया। कहा ना, हुआ यह था कि आपको हम ये जो बात बताए थे अभी 1240 से 1266, ये जो बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नासरुद्दीन महमूद, ये सब दूसरे के इशारा पर चलता था, और दिल्ली के अमीरों के इशारा पर चलता था। दिल्ली के अमीरों के इशारा पर चलता था, स्वयं का कोई निर्णय नहीं लेता था, जिस वजह से आम जनता सुल्तान का वैल्यू नहीं देने लगा था। आम जनता को लगा सुल्तान क्या है, कुछ है, दिल्ली का अमीर जो कहता है, जो करता है वही होता है। दिल्ली के अमीर का मतलब आप ही नहीं समझिएगा, दिल्ली के अमीर लोग, यही समझ रहे हैं आप तभी से नहीं ना। हाँ, दिल्ली के अमीर का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि उस समय के दिल्ली में जो अमीर लोग थे वो ना, ऐसा बात ना है। दिल्ली के अमीर का मतलब समझना है उस समय के मुस्लिम शासक वर्ग के लोग, मुस्लिम शासक वर्ग के लोग, मुस्लिम शासक वर्ग के लोग को अमीर और उलेमा कहा जाता था, अमीर और उलेमा कहा जाता था। तो मुस्लिम शासक वर्ग के लोग, अमीर का मतलब यह समझना है। तो यह सब तो बस नाम मात्र का सुल्तान था, और दिल्ली के अमीर हर निर्णय लेता था, तो सुल्तान का महत्व घट गया था। बलबन को लगा सुल्तान का महत्व घट गया है, इसको बढ़ाएंगे कैसे। बलबन जब सुल्तान बना तो सुल्तान बनने के बाद बलबन आम जनता से मिलना बंद कर दिया, कहा ना नहीं मिलेंगे, तब ही आम जनता महत्व समझेगा। पहला काम ही किया। दूसरा काम बलबन, जब आप फिरदौसी की रचना शाहनामा, शाहनामा को देखेंगे तो शाहनामा में ईरान का सबसे बड़ा वंशज अफरसियाब वंश को बताया गया है।
बलबन ने कहा कि हम अफरसियाब वंश के हैं, एकदम छाती तान के, मतलब हम ईरान के सबसे बड़े वंशज के हैं, सबसे ऊंचे कुल के हैं। इसके बाद बलबन कहते हैं कि जब हम निम्न कुल के लोग को देखते हैं तो हमें गुस्सा आ जाता है और हमारा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है अपने आप, और हमारी इच्छा यह होती है मयान से तलवार निकालकर निम्न कुल के लोगों का सर धड़ से अलग कर दे। मतलब बलबन यह कहना चाह रहा था कि हम निम्न कुल के लोग को देखना नहीं चाहते, हम निम्न कुल के लोग को देखना नहीं। इसके बाद सुल्तान के पद को अधिक महत्व का दिखाने के लिए बलबन ने सिजदा और पैबोस पर था, सिजदा और पैबोस पर था। सिजदा दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, ऐसे ना ऐसे, ऐसे ना ऐसे ना ऐसे ना, बल्कि ऐसे, समझ गए, और ऐसे भी नहीं, एकदम झुक करके पूरा अपना शरीर समर्पित करके प्रणाम करना। स्पेशली गांव घर में देखते होंगे जो गांव घर के लोगों के गुरु होते हैं, गुरु होते हैं, वो सब दंडवत प्रणाम करता है। बाजार में नहीं देखने को मिलेगा। जैसे छठ आने वाला है, छठ में जो है जैसे हर कोई ईश्वर से जो है ईश्वर को घूस देता है और कहता है कि हे ईश्वर अगर हमको नौकरी लगा दीजिएगा, एकदम 5 मंगलवार पैदल अपने रूम से हनुमान मंदिर जाएंगे, यही सब ना कहता है। समझ गया। हम भी जब 11th में थे, 11-12th में थे तो पढ़ते नहीं थे, एकदम नहीं पढ़ते थे एकदम नहीं पढ़ते थे। तो 12th में अपने आप से बोले थे, 12th में, समझे क्या हुआ, हंस का है रे? बोले थे कि हे भगवान, हनुमान मंदिर में जा रहे थे परीक्षा देने के लिए, ठीक है, ट्रेन से जाते तो हनुमान मंदिर में गए, तो हनुमान मंदिर में पूजा किया और बोले हे भगवान हम फर्स्ट डिवीजन से पास कर जाएंगे तो 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, रूम से पैदल आएंगे। इधर रहते, बाजार समिति में रहते थे, तो रूम से पैदल गए भी थे, 5 किलो लड्डू भी चढ़ाए थे, समझे। तो ये सब घूस देना न हुआ हो। हाँ, हो गए थे, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए 72% मार्क आया था इंटर में। हाँ चलिए, तो अब देखिएगा, तो क्या बोल रहे थे वो, हाँ, दंडवत प्रणाम, सिजदा दंडवत प्रणाम। और जो दरबार होता था, बड़ा सा दरबार लगता था, दरबार में जैसे ही आप इंटर किए तो दंडवत प्रणाम सुल्तान को कीजिए, इसको सिजदा कहा गया। और आगे जाकर के सुल्तान अपना मचोला पर बैठा हुआ है, समझ गए, जाकर के सुल्तान के पैर को चूमिए, समझ गए, पैर को चूमना मतलब पैबोस। मतलब ये सब काम जो बलबन कर रहा था, बलबन ऐसा नहीं था कि अपने लिए कर रहा था, नहीं, बल्कि सुल्तान का महत्व कैसे बढ़े, लोग सुल्तान को सुल्तान समझे, और ना कि लोग सुल्तान का कोई महत्व ही ना दे। तो सुल्तान के पद को महत्व प्रदान करने के लिए ये सब काम बलबन के द्वारा किए गए थे। बलबन जब शासक बना तो बलबन के समक्ष भी कई सारी चुनौतियां थी। एक तो बलबन अपने आप को कहता था कि हम अफरसियाब वंश के हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसा ना था। वास्तविकता तो यह था बलबन का कि बलबन एक गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, और इल्तुतमिश ने जो
चालीसा दल का गठन किया था। उस 40 गुलाम सरदारों में से एक बलबन था। बलबन जब एक तरफ दावा कर रहा है कि हम अफरसियाब वंश के हैं, दूसरे तरफ देख रहा है हम तो चालीसे दल के सदस्य हैं, तो बलबन को लगा कि जब तक कि चालीसा दल रहेगा और तब तक जो है लोग हमारा महत्व नहीं देगा। बलबन ने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। बलबन ने चालीसा दल को ही समाप्त कर दिया। तो चालीसा दल को समाप्त बलबन ने किया। फिर बलबन की हम बात करें तो बलबन के शासनकाल में भी आपको बंगाल में विद्रोह होने लगे थे। और बलबन के शासनकाल में बंगाल में विद्रोह तुगड़िल खां के नेतृत्व में हुआ था। तुगड़िल खां, देखिए नोट है आपके पास, देखिए ये बात बलबन में नहीं लिखा हुआ है। दीजिए ना, दीजिए ना। देखिए आगे आप पेज पलटिएगा, दिखाते हैं आपको, ये बात लिखा हुआ है। पेज नंबर 83, पेज नंबर 83, 83 पलटिए, 83 पलटे, पलटे 83। देखिए बंगाल है, बंगाल लिखा हुआ है, हेडिंग मारा हुआ है। अब पहला के बाद दूसरा, बलबन के काल में तुगड़िल खां के विद्रोह के दमन के पश्चात बलबन के पुत्र बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। यानी बलबन के काल में तुगड़िल खां का विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो ये बात यहां लिखा हुआ है। ठीक है, जरूरी ना है कि जो चीज जहां पर आ रहे वहां पे सब चीज हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो अब देखिएगा, जब बलबन सुल्तान बना तो बलबन के शासन काल के समय बंगाल के शासक थे तुगड़िल खां। बलबन के शासन के समय बंगाल के शासक थे तुगड़िल खां। तुगड़िल खां, तुगड़िल खां ने बलबन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। बलबन ने तुगड़िल खां के विद्रोह को दबाया और अपने पुत्र को यहां का सूबेदार बना दिया। बंगाल को अपने अधीन करके अपने पुत्र को यहां का सूबेदार बना दिया। तो मतलब इल्तुतमिश के समय बंगाल में विद्रोह गयासुद्दीन आजम खिलजी के नेतृत्व में, और बलबन के समय बंगाल में विद्रोह तुगड़िल खां, तुगड़िल खां के नेतृत्व में, तुगड़िल खां के नेतृत्व में हुआ था। तो बलबन ने इस विद्रोह को दबाया। इसके अलावे बलबन ने ईरानी या फारसी त्योहार नवरोज को मनाना प्रारंभ किया। बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग का गठन किया। बलबन ने देवीय राजत्व का सिद्धांत दिया, अपने आप को ईश्वर से, अल्लाह से जोड़कर दिखाया ताकि लोग उनका महत्व दे। शासन प्रशासन करते हुए अंततः बलबन का निधन 1286 में हो गया। बलबन अपने निधन के पूर्व अपना उत्तराधिकारी अपने सबसे योग्य पुत्र मोहम्मद, बलबन के शासनकाल में ही उनका सबसे योग्य पुत्र मोहम्मद मंगोल आक्रमण को दबाते हुए मारा गया था। मंगोल आक्रमण को दबाते हुए मारा गया था, जिस कारण बलबन ने मोहम्मद के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और मोहम्मद का पुत्र था के खुसरो। तो बलबन ने अपना उत्तराधिकारी के खुसरो को घोषित किया, लेकिन बलबन के निधन होने के ठीक अगले दिन उनके विश्वस्तों ने बलबन के विलासी पुत्र बुगड़ा खां के पुत्र
केकुबाद को बलबन का उत्तराधिकारी बना दिया। बुगड़ा खां भी विलासी था, उसका पुत्र केकुबाद भी विलासी प्रवृत्ति का था। तो बलबन का उत्तराधिकारी अगर आप देखेंगे तो बलबन का उत्तराधिकारी के खुसरो नहीं बल्कि केकुवाद बना है। बलबन बनाना चाहता था के खुसरो को, लेकिन बना कौन? केकुवाद। केकुवाद। और केकुवाद के समय जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राजनीतिक तौर पर उत्कर्ष हुआ और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने केकुवाद की हत्या करवाकर उसको यमुना नदी में फेंकवा दिया और केकुवाद के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स के संरक्षण में 3 महीना तक काम किया और फिर 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ममलुक वंश के शासन की समाप्ति की घोषणा करी और वहां पर खिलजी वंश के शासन की स्थापना की। खिलजी वंश के शासन की स्थापना की, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि बलबन के बाद केकुबाद, केकुबाद के बाद शमसुद्दीन क्यूमर्स, शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश के अंतिम शासक हुए। शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने कर दी और गुलाम वंश के स्थान पर एक नए राजवंश खिलजी वंश के शासन की नींव डाली। खिलजी वंश के शासन की नींव डाली। तो यह बात है, इसको आप याद रखिएगा। अब 1 मिनट में इसको पढ़ जाइए, जल्दी पढ़िए, जल्दी गुलाम वंश पढ़िए। पेज नंबर नहीं दिया है, दिया हुआ है, नीचे में तो दिया हुआ है। सीखा सिंह जी जो बताए हैं याद रखिए। बलबन को गुलामों का गुलाम नहीं, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश, 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 इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और बलबन को तो गुलामों के गुलामों का गुलाम कहा जाएगा। ठीक है, 3 गो गुलाम। हाँ, हैंड रिटेन में भी आप देखिएगा ना, हैंड रिटेन में भी आपको मिल जाएगा। नहीं है पेज नंबर, पीडीएफ में ना है। अच्छा कोई बात नहीं है, पीडीएफ में नहीं है तो आगे चल करके जब विजयनगर बहमनी पढ़ेंगे ना, विजयनगर बहमनी के बाद अन्य प्रांतीय राज्य है, अन्य प्रांतीय राज्य में जौनपुर बंगाल है, बंगाल में वो बात लिखा हुआ था। ऑफलाइन जिस बच्चा को मिला उसमें तो पेज नंबर है, नहीं है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नोट में है हर बात। पेज नंबर से क्या मतलब है? अच्छा पेज नंबर है या नहीं, ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए पढ़िए, कमेंट नहीं कीजिए, अब पढ़िए, सीधा नोट पढ़िए।
है, पढ़ लिए, पढ़िए जल्दी। है, पढ़ लिए, जल्दी पढ़िए। पढ़िएगा तो होगा क्या जानते हैं, लेक्चर दिए हैं, सब चीज स्पष्ट हो जाएगा, याद फटाक से हो जाएगा। हाँ बोलिए ना। हाँ आए, हाँ जीता था, एकदम जीता था। अरे कहाँ थे आप, इतना दिन से हो, हम आपको खोज रहे थे, बताइए कहाँ आप चले जाते हैं, कहाँ चले गए थे? आए, तबीयत खराब था, बच जाइएगा ना। डेंगू उंगू हो रहा है, बच के रहिए महाराज। अब पढ़िए आप लोग। संस्थापक, मुस्लिम शासक। ये जो है आपको मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय बख्तियार खिलजी बंगाल को जीता था, तो बख्तियार खिलजी ने वहां पर जो है मुस्लिम शासक को शासक बनाया, वहां का सूबेदार बनाया बख्तियार खिलजी। पढ़ लिए हो, अब पढ़ लिए होंगे क्या? अब आइए मेरे साथ एक बार याद कीजिए, बोलिए। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुत, गुलामों का गुलाम किसे कहा? इल्तुत, गुलामों के गुलामों का गुलाम बलबन, दूगो गुलाम इल्तुत और तीन गो। हाँ ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। बगदाद के खलीफा से सुल्तान का प्रमाण पत्र सर्वप्रथम। हाँ, दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया नायब के पद का सृजन किसने किया? बहराम शाह। नायब के पद का सृजन किसने किया? बहराम। कौन ऐसा शासक था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन कर? नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन महमूद। अच्छा, बलबन का उत्तराधिकारी कौन बना? केकुवाब। बलबन का उत्तराधिकारी, बलबन का उत्तराधिकारी, बलबन का उत्तराधिकारी, बलबन का उत्तराधिकारी। सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में? इल्तुत खिलजी सॉरी गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन? शमसुद्दीन की उमर। शमसुद्दीन तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन। सिजदा और पेबोस के प्रथा की शुरुआत। सिजदा और पेबोस कौन अपने आप को ईरान के फरसिया वंश का बता? नवरोज त्योहार मनाना किसने प्रारंभ किया? कौन कहा करता था कि अगर मैं निम्न कुल के लोगों को देखता हूं तो मेरा हाथ खुद ब खुद तलवार पर चला जाता? कौन? बलबन। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बताइएगा। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको घोषित कर रखा? रजिया। जनता के हस्तक्षेप से शासिका कौन बनी? रजिया।
रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखिर किसे बनाया? जलालुद्दीन याकूत। जलालुद्दीन रजिया सुल्तान ने अपना अमीर आखिर किसे बनाया? किसे बनाई? जलालुद्दीन याकूत को बनाई। इसके बाद आगे बताइएगा, इल्तुतमिश के समय जब बंगाल में विद्रोह हुए थे तो किसके नेतृत्व में? गयासुद्दीन आजम खिलजी। गयासुद्दीन आजम। बलबन के समय तुगड़िल खां। बलबन के समय, तो इल्तुतमिश के समय बंगाल में विद्रोह किसके नेतृत्व में? गयासुद्दीन आजम। अब बलबन के समय, बलबन के समय, एक बार फिर से, इल्तुतमिश के समय बंगाल में विद्रोह किसके नेतृत्व? और बलबन के समय, बलबन के समय याद हो गया ना? इसके बाद आगे खिलजी वंश को देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे होमवर्क सब की बात करते हैं। दीजिए तो, क्या था होमवर्क? ज्योग्राफी कौन सा चैप्टर? 1, 2 और कर्क रेखा तक। और ध्यान दीजिएगा, अभी आप पढ़िए, अभी हम लोग के पास बहुत सफिशिएंट समय है। जैसे अभी थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना, अभी तो घटना चक्र से न करवा रहे हैं, आगे हम भी तैयार कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देखिए, आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उस परीक्षा में क्या पूछेगा आपसे? तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर जितना अधिक पकड़ आपका रहेगा उतना आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, और जितना कम पकड़ होगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर उतना आपका फ्यूचर ब्लैक होगा। समझ गए? डार्क होगा, ब्लैक होगा। समझे? तो ऑब्जेक्टिव हम भी तैयार कर रहे हैं। मार्केट में आग लगाने वाला ऑब्जेक्टिव तैयार हो रहा है, चिंता मत कीजिए। समझे? आप देखिएगा क्वेश्चन एकदम हूबहू आएगा। जो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा ना, वो अपना संस्थान के ऑब्जेक्टिव में रहेगा। काम कर रहे हैं उस पर दिन रात एक करके, हर सब्जेक्ट पे। पिछले छुट्टी में जो है प्राचीन पे काम किए हैं। प्राचीन का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, अब मिलेगा तब आप देखिएगा, ठीक है? प्राचीन का ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, उस पे करेक्शन का काम चल रहा है अभी। ज्योग्राफी मिलेगा, पॉलिटी मिलेगा, हर चीज का ऑब्जेक्टिव मिलेगा। एक बार थ्योरी खत्म होने दीजिए, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आपका अपने आप बनेगा, जो नहीं बनेगा उसके लिए हम हैं। ऑब्जेक्टिव जो देंगे वो आपका अपने आप बनेगा, और जो नहीं बनेगा वो हम बताएंगे। समझे? अब बायोलॉजी में तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब करवाया जा रहा है। और ध्यान दीजिएगा, एगो दिशा निर्देश और देते हैं आपको। एक तो पहली बात ये कहेंगे कि अभी तक अगर आपने ड्यूज क्लियर नहीं किया तो आप जाकर ड्यूज क्लियर कर दें, और ड्यूज क्लियर करके एप्लीकेशन पर आप ऐड हो जाएं, ठीक है? पहली बात ये, क्योंकि एप्लीकेशन पर 10 से 12 बैच में पुराने छात्रों को भी जोड़े हैं। तो इसमें हम इकोनॉमिक्स का भी वीडियो अपलोड करवा दिए हैं, केमिस्ट्री का भी अपलोड करवा दिए, फिजिक्स का भी करवा देंगे, पूरे फिजिक्स का करवा देंगे, हर चीज का वीडियो अपलोड करवा देंगे, ठीक है? हर चीज का। आप एक तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो 2 सब्जेक्ट लेकर चल ही रहे हैं। इतिहास में लगभग मानिए 50% खत्म है, पॉलिटी में 50% लगभग खत्म है, बायोलॉजी 50% खत्म है। ये तो लाइव क्लास में हुआ है। बाद बाकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है उसको जाकर के देखिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है? हम आपको पढ़ाएंगे भी, लेकिन अगर मान लिया जाए कि साइड से आप और भी सब्जेक्ट को क्लियर रखिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा, वीडियो के थ्रू एक बार लाइव पढ़ लीजिएगा, समझ गए? तो हमको लगता है कि ज्यादा बेटर होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ सके चीजों को उतना ज्यादा बेटर होगा। जितना ज्यादा से ज्यादा अपने आप को जो है प्रिपेयर्ड कर सके उतना बेटर है। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग जुड़े हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं तो सबसे पहले तो आप प्रयास कीजिएगा जुड़ जाने का, समझ गए? फुल पेमेंट करके आप जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए, ताकि जो वीडियो अपलोड हुआ है वो जो है आप अपना देख सके। हर चीज का वीडियो अपलोड हम करवा देंगे आपको। साइंस के अंतर्गत हम अपना वीडियो अपलोड नहीं करवाएंगे। और ऐसा नहीं है कि साइंस का वीडियो अपलोड हो जाएगा तो बिट्टू सर पढ़ाएंगे नहीं, बिट्टू सर पढ़ाएंगे भी, ठीक है? पढ़ाएंगे भी। बायोलॉजी खत्म होगा, केमिस्ट्री खत्म होगा, फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का वीडियो अपलोड होगा एप्लीकेशन पर, आप जाकर के देख सकते हैं। बताइए तो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में 7वां। भारतवर्ष में कितने गांव हैं? 6,40,932। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा किस राज्य से होकर गुजर? राजस्थान से होकर गुजरती है। अच्छा, एक बात बताइएगा,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है? जबलपुर, उज्जैन, अहमदाबाद, वाराणसी। जबलपुर है। आगे बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्य से। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भाग में 23.5 डिग्री? चलिए, मानक समय के बाद दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश पूरा कर लीजिएगा। मतलब चैप्टर नंबर 1 पूरा। ये आपका अगला होमवर्क है। और क्या चल रहा है? हिस्ट्री में 1 से लेकर 4 तक था ना। अभी तो 5 नंबर बहुत दिन तक चलेगा, अगले क्लास में पूछ देंगे। हाय चलिए ठीक है, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद सभी लोगों का। निकलने दीजिए हमको, तब निकलिएगा।